वर्ष 2021 में बांग्लादेश अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई मुक्ति युद्ध हो या मुक्ति युद्ध की स्वर्ण जयंती मना रहा है। वर्ष 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता ने न केवल बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के दमनकारी शासन से आजादी दिलवाई, बल्कि दक्षिण एशिया के इतिहास और भू राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश पर सैन्य कार्यवाही से बड़े पैमाने पर शरणार्थी संकट उत्पन्न हुआ। 10 मिलियन शरणार्थियों की दुर्दशा का बांग्लादेश के पड़ोसी देश भारत पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। इसने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रेरित किया। तो क्या है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात प्रकाशन के YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 1971। 1950 के दशक में पाकिस्तान की केंद्रीय सत्ता पर पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा था। पाकिस्तान पर सैन्य नौकरशाही का राज था, जो पूरे देश पर बेहद ही अलोकतांत्रिक ढंग से शासन कर रहे थे। शासन की इस प्रक्रिया में बंगाल वासियों का कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं था, किंतु वर्ष 1970 के आम चुनावों के दौरान पश्चिमी पाकिस्तान के इस प्रभुत्व को चुनौती दी गई थी। आवामी लीग की विजय। वर्ष 1970 के आम चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग को स्पष्ट बहुमत प्राप्त थी, जो प्रधानमंत्री बनने के लिए पर्याप्त था। हालांकि पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के किसी नेता को देश पर शासन करने देने के लिए तैयार नहीं था। सांस्कृतिक अंतर भी यहाँ देखने को मिले। तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान ने यहिया खान के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का सांस्कृतिक रूप से दमन करने की कोशिश की। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान पर भाषा, पहनावा, ओढ़ावा इत्यादि को लेकर तानाशाही रवैया अपनाना शुरू कर दिया। ज्ञातव्य है कि पूर्वी पाकिस्तान बंगाल से कटकर बनाया गया था, अतः यहाँ की भाषा मुख्यतः बंगाली थी, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान की भाषा मुख्यतः उर्दू मानी जाती थी। भाषा और सांस्कृतिक मतभेदों के कारण पूर्वी पाकिस्तान की जनता स्वतंत्रता की मांग कर रही थी। राजनीतिक वार्ता विफल होने के बाद जनरल याहिया खान के नेतृत्व में पाकिस्तान सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने का फैसला कर लिया। ऑपरेशन सर्चलाइट। 26 मार्च 1971 को पश्चिम पाकिस्तान ने पूरे पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट को शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप लाखों बांग्लादेशी भारत भागकर भारत आ गए, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों में, क्योंकि यह राज्य बांग्लादेश के सबसे करीबी राज्य थे। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल पर शरणार्थियों का बोझ बढ़ने लगा और राज्य के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनकी सरकार से भोजन और आश्रय के लिए सहायता की अपील की जाने लगी। इंडो बांग्ला सहयोग। बांग्लादेश के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली मुक्ति वाहिनी सेना एवं भारतीय सैनिकों की बहादुरी से पाकिस्तानी सेना को मुंह की खानी पड़ी। ज्ञातव्य हो कि मुक्ति वाहिनी सेना में बांग्लादेश के सैनिक, अर्धसैनिक और नागरिक भी शामिल थे। यह मुख्यतः गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करते थे। पाकिस्तानी सेना की हार यानी दोस्तों 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान के मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक और पूर्वी पाकिस्तान में स्थित पाकिस्तानी सेना बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर कर दिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना और बांग्लादेश मुक्ति सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। भारत के हस्तक्षेप से मात्र 13 दिनों के इस छोटे से युद्ध से एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 1971। एक साथ दो मोर्चों पर युद्ध का खतरा। भविष्य में कभी भी पाकिस्तान से युद्ध होने पर भारत को दोनों मोर्चों से युद्ध का खतरा था। पाकिस्तान के विद्रोह से भारत को इस खतरे को समाप्त करने का बहाना मिल गया। हालांकि वर्ष 1965 में पूर्वी मोर्चा काफी हद तक निष्क्रिय रहा, लेकिन इसने पर्याप्त सैन्य संसाधनों को अपने पास रोक लिया था, जो पश्चिमी मोर्चे पर अधिक प्रभावशाली हो सकता था। प्रो इंडिया अवामी लीग को अलग थलग होने से रोकना, यानी कि दोस्तों भारत के अनुसार अगर पाकिस्तान के गृह युद्ध वो अवामी लीग की सहायता नहीं करता तो इस आंदोलन का नेतृत्व वाम एवं चीन पार्टियों जैसे राष्ट्रीय अवामी पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में ले जा सकता था। आंतरिक सुरक्षा पर खतरा। पाकिस्तान सेना के खिलाफ प्रतिरोध का मुख्य तरीका माओवादी विचारधारा से प्रेरित गुरिल्ला युद्ध था। यदि भारत बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करता तो यह भारत के आंतरिक सुरक्षा हितों के लिए हानिकारक हो सकता था।
विशेष तौर पर नक्सली आंदोलन के संदर्भ में, जो तब पूर्वी भारत में अपने उग्र रूप में मौजूद था। सांप्रदायिक खतरा। जुलाई अगस्त 1971 तक 90% मुस्लिम शरणार्थी पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में केंद्रित थे। अतः यदि भारत उनके वापसी सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द कोई कदम नहीं उठाता तो राज्य में सांप्रदायिक खतरा, उसका संघर्ष का खतरा उत्पन्न होने की संभावना थी। कूटनिरपेक्षता पर प्रभाव। कूटनीति के स्तर पर भारत ने अकेले यह कार्य नहीं किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दुनिया के नेताओं को इस कार्य के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किया एवं पूर्वी पाकिस्तान के उत्पीड़ित लोगों के लिए समर्थन का आधार बनाने में मदद की। अगस्त 1971 में भारत सोवियत संघ का संधि पर हस्ताक्षर करना भारत के लिए एक शूट इन द आर्म के रूप में काम आया। इस जीत ने विदेशी राजनीति में भारत की व्यापक भूमिका को परिभाषित कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों ने यह महसूस किया कि दक्षिण एशिया में शक्ति का संतुलन भारत की तरफ झुका हुआ है। क्या है इसके पीछे की असली कहानी, आइए जानते हैं। वीरेंद्र कुमार गौड़ ने अंधकार भरी नीरवता को टेलीफोन की घंटी चीर गई। 24-25 मार्च थी और उसकी रात के 1 या 1:30 बजे थे। उन्होंने फोन उठाया। असम के मनकछार से ट्रंक कॉल पर सीमा चौकी कमांडर बोल रहा था कि पूर्वी पाकिस्तान के अनेक सीमावासी भारत में शरण मांग रहे हैं। पश्चिमी पाकिस्तान से आई सेना ने ढका नगर में टैंकों, मशीन गनों वगैरह से हजारों लोगों की मौत के घाट उतार दिया था। पूर्वी पाकिस्तान मूल की सेना, सीमा रक्षकों, पुलिस, छात्रों, बुद्धिजीवियों और आवामी लीग की पार्टियों का संहार शुरू कर दिया था। उस रात भारत पूर्व पाकिस्तान की 4000 किलोमीटर लंबी सीमाओं पर आतंकित अनेक बंगाली जन इस प्रकार की अपील सीमा सुरक्षा बलों से कह रहे थे। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम और पूर्व बंगाल की सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल की मात्र 20 बटालियनें ही मौजूद थी। सीमा चौकियों पर बहुत कम संख्या में सीमा प्रहरी तैनात थे, किंतु उनकी ट्रेनिंग और लीडरशिप उच्च कोटि की थी। सीमा पर छुटपुट चोरी चकारी की घटनाओं को छोड़कर पूर्ण रूप से शांति बनी रहती थी। पूर्व बंगाल सीमा चौकियों पर बंगाली मूल के सैनिक, जेसीओ पर अफसर पश्चिम पाकिस्तान के, उनमें आपसी तालमेल कैसा था, चलिए देखते हैं। नवंबर विनाशकारी चक्रवात में पूर्व पाक के 5 लाख लोग मारे गए थे और लगभग 80 करोड़ डॉलर की मवेशियों और संपत्ति की हानि हुई थी। चक्रवाती तूफान ने भारी पानी बरसाया था जिसमें मनुष्य और मवेशी सड़ रहे थे। दवा, भोजन, पानी की आपात सहायता की आवश्यकता थी, परंतु पश्चिम पाक के सैनिक और राजनीतिक सत्ताधारी न स्वयं आए और न ही उन्होंने कोई मदद भेजी। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 40 लाख करोड़ की सहायता सामग्री 200 ट्रकों के द्वारा भिजवाई थी। ट्रकों पर पहचान के लिए इंदिरा जी का बड़ा फोटो लगा था। लोगों ने सीमा पर सामान और फोटो उतार लिया और अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, माँ ने ही हमें याद किया है। पूर्व बंगाल के लोग दुखी और नाराज थे शासकों से, इसलिए दिसंबर 60 के आम चुनावों में शेख मुजीब की अवामी लीग पार्टी ने पूर्ण बहुमत समेट लिया था। पाकिस्तान संसद की कुल मिलाकर सीटों में से चुनाव मुजीब की पार्टी में कम से कम 150 से अधिक सीटें जीती और सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसका पश्चिम पाक के प्रमुख राजनेता जुल्फिकार अली भुट्टो ने विरोध भी किया था। वह आधी सत्ता भोग रहे थे क्योंकि पश्चिम में अवामी लीग ने चुनाव नहीं लड़ा था। भुट्टो की पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। पाकिस्तान के सत्ताधारी सैन्य अधिकारी बंगालियों से नफरत करते थे। एक बॉर्डर मीटिंग में मोहम्मद अहमद खोकर ने कहा था कि इन सालों की सरकार नहीं बनेगी, इन बंगालियों को काट देंगे, नस्लें बदल देंगे। नारेबाजी के अलावा इन्हें आता ही क्या है, जब गोलियां बरसेंगी तो साले लुंगी उठाकर भागेंगे। राष्ट्रपति याहिया खान ने मार्च के आरंभ में संसद का अधिवेशन बुलाने की घोषणा की, फिर रद्द भी कर दिया तो मुजीब के नेतृत्व में जन आक्रोश, विरोध, असहयोग और सरकारी तंत्र का बॉयकॉट शुरू हो गया। तब भुट्टो और याहिया खान समझौते के लिए ढाका आए। असफल वार्ता लंबी चली। इसी बीच पश्चिम से 2 अतिरिक्त सैन्य डिवीजन पूर्व पाकिस्तान पहुंचे। सैनिक तैयारियां पूरी होने पर ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत पश्चिमी पाक सैनिकों ने नरसंहार शुरू कर दिया। मध्य रात्रि के समय नृशंसता चरम सीमा पर पहुंची थी। यह समाचार जंगल की आग की तरह पूरे बंगाल के कोने कोने में पहुंच गया था। बंगाली सैनिक अधिकारियों ने भी कोई विकल्प न देखकर पाक सैनिकों के विरुद्ध हथियार उठा लिए थे।
मारकाट शुरू हो गई थी। चटगांव में सिलहट तक अधिकांश ईस्ट बंगाल रेजिमेंट की बटालियनों ने विद्रोह कर दिया। चटगांव में मेजर जियाउर रहमान ने रेडियो पर स्वयं को आजाद बांग्लादेश का नेता घोषित कर दिया और साथियों ने शत्रु के विरुद्ध सशस्त्र उठाने का आह्वान किया। भीषण संघर्ष शुरू होने पर बंगाली और पश्चिमी पाक सैनिक असहाय अवस्था में भारतीय सीमा चौकियों की ओर भाग रहे थे। दिल्ली में इंदिरा गांधी ने 23 मार्च की रात 10 बजे भारतीय सेना प्रमुख जनरल मानेकशॉ से घटनाओं की जानकारी ली। सेना प्रमुख सैन्य कार्यवाही के लिए 8 महीने के समय चाहते थे। तब सलाहकारों ने परामर्श के बाद इंदिरा जी से करीब 70 वर्षीय सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक KF रुस्तम जी से मुक्ति योद्धाओं की राष्ट्रहित में सहायता करने को कहा। अब तक लाखों लोग सीमाओं पर शरण मांगने एकत्र हो चुके थे। रुस्तम द्विवेदी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और 2 प्रशिक्षक ब्रिगेडियर क्रमशः कलकत्ता, शिलोंग, अगरतला और उत्तर बंगाल भेजे जा चुके थे। ब्रिगेडियर भुवन चंद्र पांडे अपने 9 अधिकारियों और 123 कमांडरों के साथ अगरतला पहुंचे। उन्होंने पूर्व पाकिस्तान में मोर्चा ले रहे बंगाली अधिकारियों से संपर्क कर उन्हें संबल और सहायता का आश्वासन भी दिया। पारंपरिक युद्ध के स्थान पर उन्होंने छापामार युद्ध करवाया, मुक्ति योद्धाओं की ट्रेनिंग शुरू करवाई, 40 पुल नष्ट कराने के लिए अपनी कमांडो टीमें भेजी। संघर्ष का रुख बदलने लगा। पाक सेना पुलों के निकट गांवों पर बर्बरता कर दी, पलायन बढ़ा। साथ ही पूरे पूर्व बंगाल में विद्रोह में सैनिक असैनिक शामिल हुए। पाक सेना की क्रूरता के कारण लाखों लोग भारत में शरणार्थी रूप में आ चुके थे। सीमा प्रहरियों की चुनौतियां बढ़ी और शरणार्थी शिविरों पर नजर रखना, घुसपैठियों को पकड़ना इत्यादि शुरू हो चुका था। पाक सेना ने सीमा चौकियों को संभाला तो अक्सर दोनों ओर के सीमा रक्षकों में मुठभेड़ शुरू हो चुकी थी। दूसरे विश्व युद्ध के पुराने हथियारों से लेस BSF ने पाक सेना के हर हमले को पछाड़ा। इस बीच मई से भारतीय सेना ने ऑपरेशन को संभालना शुरू किया। यूथ कैंपों में वॉलंटियरों को BSF ने छांट कर रखा, सेना को प्रशिक्षण के लिए दिया। कुछ 1 लाख मुक्ति योद्धा प्रशिक्षण मिलते ही पूर्व बंगाल में विभिन्न स्थानों पर पाक सेना के विरुद्ध छापामार कार्यवाही करते रहे। कुछ कठिन ऑपरेशनों से उनके अफसर उनके साथ गए। उधर पाकिस्तान ने पश्चिम से लगभग 60,000 अर्धसैनिक आदि पूर्व में भेजे। बिहारियों और मुस्लिम लीगियों ने अनेक संगठन बनाकर सीमाओं पर भी भेजा गया। ये खुलेआम लूट खसोट करते थे, गाड़ियां, मवेशी, आवश्यक चीजें छीन लेते और असंख्य युवतियों को सैनिक छावनियों में भेज दिया करते थे। इसके प्रमाण 8 दिसंबर के बाद मुक्ति अभियान में उनके सैनिक छावनियों से मिले हैं। इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से पाक सरकार द्वारा प्रकाशित हमूदर रहमान रिपोर्ट में भी हमें मिलता है। मार्च के अंत में पूर्व बंगाल पुलिस कावर के गोलक मजूमदार ने कलकत्ता पहुंचकर मुक्ति संघर्ष में नए प्राण फूंक दिए। उन्होंने पूर्व बंगाल में संदेश भेजकर प्रमुख नेताओं को हमारी सीमा चौकियों पर पहुंचने का संदेश दिया। स्वयं 30 मार्च का वह ताजुद्दीन और एक बैरिस्टर को कुरीतिया सीमा से निकाल कर लाए गए थे। अनेक नेता सीमा चौकियों पर पहुंचे, कुछ कलकत्ता गए, वहां से दिल्ली मंत्रणा के लिए गए। सीमा सुरक्षा बल ने कुरीतियों में रुस्तमली और गोलक मजूमदार ने मुजीबनगर का चुनाव किया। नए राष्ट्र बांग्लादेश का संविधान बल के चीफ लॉ ऑफिसर ने लिखा है कि मुजीबनगर तक नेताओं और विश्व भर की कलकत्ता स्थित प्रेस को पहुंचाने का काम और सरकार गठन सीमा सुरक्षा बल के पूर्व संरक्षण में अप्रैल को समाप्त हो चुका था। सरकार थिएटर रोड से कार्य करने लगी थी। उनकी सुरक्षा, प्रबंध व्यवस्था, देखभाल आदि BSF ने ही की। भारतीय सेना के प्रशिक्षित मुक्ति योद्धाओं को हमारा सीमा बल सीमा पार भेजता और लौटने पर संभालता था। अनेक बार बल के अधिकारी उनके साथ छापामार कार्यवाही की अगुवाई के लिए गए थे। 3 दिसंबर को पाक हवाई हमले की पूर्व सूचना अश्विनी कुमार ने प्रधानमंत्री और वायुसेना को दी थी। 8 दिसंबर को सीमा चौकियों को समेटकर
भारतीय सेना और मुक्ति योद्धाओं सहित सीमा सुरक्षा बल ढाका की ओर बढ़ा। एक के बाद एक अनेक नगरों पर कब्जा होना शुरू हो गया था। सीमा सुरक्षा बल अनेक स्थानों पर अपनी कंपनियों के साथ आगे बढ़ा। मुक्ति योद्धाओं ने अनेक बार पाक पिट्ठुओं पर हमले किए, मारकाट हुई। तब सीमा सुरक्षा बल ने कानून व्यवस्था को संभाला, पाक जंगी कैदियों को पकड़ा, निहत्था किया, अद्भुत परिणाम दिए। ढाका में पाक सेना ने 13 दिसंबर को समर्पण किया और 22 दिसंबर को सीमाओं पर बल लौट आया ताकि सीमाएं सुरक्षित रहें। तो यह थी संपूर्ण कहानी मुक्ति युद्ध के बारे में। अगर आप इसी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातों को पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। आप इस पुस्तक को Amazon और फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात प्रकाशन के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। किसी भी IAS स्टूडेंट के लिए इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना किसी देश के लिए एक मजबूत सैन्य संगठन बनाना। अगर आप भी IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण विषय यानी इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें जिन्हें पढ़कर आप डिफेंस और सिक्योरिटी के सभी टॉपिक्स को समझ पाएंगे। लाफिंग इन द शैडो ऑफ बुलेट, टेरिटरी आर्मी, मिलिट्री विजडम, मिथ्स एंड रियलिटी ऑफ सिक्योरिटी एंड पब्लिक अफेयर्स, वॉर विद नो गेन, गनर्स एट द बैटल फ्रंट, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, हैंडबुक ऑफ सिविल डिफेंस, मार्शल अर्जन सिंह, मेमोरेबल वॉर स्टोरीज। इन सभी किताबों में मिलेंगे आपको सिक्योरिटी और डिफेंस से रिलेटेड सभी टॉपिक्स जिसको आप एक साथ ही ब्रीफली पढ़ सकते हैं। अगर आप ये सभी किताबों को पढ़ना चाहते हैं तो आप इन्हें फ्लिपकार्ट या Amazon से मंगवा सकते हैं।